नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक अद्भुत प्रेम कथा प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कभी न सुना न देखा। ऐसी यह प्रेम कथा है जो सनातन के लिए एक स्वर्णिम प्रेम कथा है। इसे न देखा गया न सुना गया। कहा जाता है, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुजे, शीस देई ले जाए। अर्थात प्रेम ना तो खेत में पैदा होता है और ना ही बाजार में बिकता है। राजा या प्रजा जो भी प्रेम का इच्छुक हो, वह अपने सिर का यानी सर्वस्व त्याग कर प्रेम प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर सिर का अर्थ सिर नहीं है, गर्व या घमंड का त्याग करने से प्रेम प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं एक अद्भुत प्रेम कथा। यह प्रेम कथा पंडित राज बनारस की एक सत्य और अमर प्रेम कथा है। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था। दूर दक्षिण में गोदावरी तट के एक छोटे राज्य की राज्यसभा में एक विद्वान ब्राह्मण सम्मान पाता था। नाम था जगन्नाथ शास्त्री। साहित्य के प्रकांड विद्वान, दर्शन के अद्भुत ज्ञाता। इस छोटे से राज्य के महाराज चंद्रदेव के लिए जगन्नाथ शास्त्री सबसे बड़े गर्व थे। कारण यह कि जगन्नाथ शास्त्री कभी किसी से शास्त्रार्थ में पराजित नहीं होते थे। दूर दूर के विद्वान आए और पराजित होकर जगन्नाथ शास्त्री की विद्वत्ता का ध्वज लिए चले गए। पंडित जगन्नाथ शास्त्री की चर्चा धीरे धीरे संपूर्ण भारत में होने लगी थी। उस समय दिल्ली पर मुगल शासक शाहजहां का शासन था। शाहजहां मुगल था, सो भारत की प्रत्येक सुंदर वस्तु पर अपना अधिकार समझना उसे जन्म से सिखाया गया था। पंडित जगन्नाथ शास्त्री की चर्चा जब शाहजहां के कानों तक पहुंची तो उसे उसके घमंड को चोट लगी। मुगलों के युग में एक तुच्छ ब्राह्मण अपराजेय हो, यह कैसे संभव है? शाह ने अपने दरबार के सबसे बड़े मौलवियों को बुलाया और जगन्नाथ शास्त्री तेलंग को शास्त्रार्थ में पराजित करने के आदेश के साथ महाराज चंद्रदेव के राज्य में भेजा। जगन्नाथ को पराजित कर उनकी शिखा काटकर मेरे कदमों में डालो। शाहजहां का यह आदेश उन 40 मौलवियों के कानों में स्थायी रूप से बस गया था। एक सप्ताह के पश्चात मौलवियों का दल महाराज चंद्रदेव की राजसभा में पंडित जगन्नाथ को शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहा था। गोदावरी तट का ब्राह्मण और अरबी मौलवियों के साथ शास्त्रार्थ। पंडित जगन्नाथ ने मुस्कुराकर सहमति दे दी। मौलवी दल ने अब अपनी शर्त रखी, पराजित होने पर शिखा देनी होगी आपको। पंडित जी मुस्कुराए और उनके शर्त को स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा, पर अब मेरी भी शर्त है। आप सब पराजित हुए तो मैं आपकी दाढ़ी उतरवा लूंगा। मुगल दरबार के जो मौलवी थे, उन्हें अपने विद्वत्ता पे ज्यादा ही घमंड था। उन्हें लगता था हमें तो विजयी होना ही है, सो उन्हें इस शर्त पर कोई आपत्ति नहीं हुई। शास्त्रार्थ क्या था? खेल था। अरबों के पास इतनी आध्यात्मिक पूंजी कहाँ जो वे भारत के समक्ष खड़े भी हो सके। पंडित जगन्नाथ विजयी हुए। मौलवी दल अपनी दाढ़ी देकर दिल्ली वापस चला गया। 2 माह बाद महाराज चंद्रदेव की राजसभा में दिल्ली दरबार का प्रतिनिधि मंडल याचक बनकर खड़ा था। महाराज से निवेदन है कि हम उनकी राज्यसभा के सबसे अनमोल रत्न पंडित जगन्नाथ शास्त्री को दिल्ली की राजसभा में सम्मानित करना चाहते हैं। यदि वे दिल्ली पर यह कृपा करते हैं तो हम सदैव आभारी रहेंगे। मुगल सल्तनत ने प्रथम बार किसी से याचना की थी। महाराज चंद्रदेव अस्वीकार न कर सके।
पंडित जगन्नाथ शास्त्री दिल्ली के हुए। शाहजहां ने उन्हें नया नाम दिया था पंडित राज। दिल्ली में शाहजहां उनकी अद्भुत काव्य कला का दीवाना था। जो युवराज दारा शिकोह उनके दर्शन ज्ञान का भक्त, दारा शिकोह के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पंडित राज का ही रहा। और यही कारण था कि मुगल वंश का होने के बाद भी दारा मनुष्य बन गया। मुगल दरबार में अब पंडित राज जी ने अलंकृत संस्कृत छंद गूंजने लगे थे। उनकी काव्य शक्ति विरोधियों के मुंह से भी वाह वाह की ध्वनि निकलवा देती थी। यूं ही एक दिन पंडित राज ने एक छंद से प्रभावित होकर शाहजहां ने कहा, आह, आज तो कुछ मांग ही लीजिए पंडित जी, आज आपको कुछ भी दे सकता हूँ। पंडित राज ने आंख उठाकर देखा। दरबार के कोने में एक हाथ माथे पर और दूसरा हाथ कमर पर रखे खड़ी एक अद्भुत सुंदरी पंडित राज को एकटक निहार रही थी। अद्भुत सौंदर्य, जैसे कालिदास की समस्त उपमाएं स्त्री रूप में खड़ी हो गई हों। पंडित राज ने एक क्षण को उस रूपसी की आंखों में देखा। मस्तक पर त्रिपुंड लगाए शिव की तरह विशाल काया वाला पंडित राज उसकी आंखों की पुतलियों में झलक रहा था। पंडित ने मौन के स्वरों को से ही पूछा, चलोगी? लवंगी नाम था उस कन्या का। लवंगी की पुतलियों ने उत्तर दिया, अविश्वास न करो पंडित, प्रेम किया है। पंडित राज जानते थे यह अन्य के गर्भ से जन्मी शाहजहां की पुत्री लवंगी थी। एक क्षण को पंडित ने सोचा, फिर ठसक के साथ मुस्कुराकर कहा, न याचे गजालिम न वा वाजिराजम न वित्ते सुचित्तम मदीयम कदाचित इयम सुस्तनी मस्त कन्य स्तुकुंभा लवंगी कुरंगी द्रिगंगी कुरुतु। शाहजहां मुस्कुरा उठा, कहा, लवंगी तुम्हारी हुई पंडित राज। यह भारतीय इतिहास की एकमात्र घटना है जब किसी मुगल ने किसी हिंदू को बेटी दी थी। लवंगी अब पंडित राज की पत्नी थी। युग बीतता गया। पंडित राज दारा शिकोह के गुरु और परम मित्र के रूप में ख्यात थे। समय की अपनी गति है। शाहजहां के पराभव, औरंगजेब के उदय और दारा शिकोह की निर्मम हत्या के पश्चात पंडित राज के लिए दिल्ली में कोई स्थान नहीं रहा। पंडित राज दिल्ली से बनारस आ गए। साथ ही उनकी प्रेयसी लवंगी भी उनके साथ बनारस आ गई। बनारस तो बनारस है, वह अपने ही ताव के साथ जीता है। बनारस किसी को इतनी सहजता से स्वीकार नहीं कर लेता और यही कारण है कि बनारस आज भी बनारस है। नहीं तो अरब की तलवार जहाँ भी पहुंची वहाँ की सभ्यता संस्कृति को खा गई। यूनान, मिस्र, फारस, इन्हें 100 वर्ष भी नहीं लगे समाप्त होने में। बनारस 1000 वर्षों तक प्रहार सनने के बाद भी ओम सन्नो मित्र शन वरुणः सन्नो भवत्मर्या गा रहा है। बनारस में एक स्वर से पंडित राज को अस्वीकार कर दिया गया। कहा, लवंगी आपके विद्वत्ता को खा चुकी है, आप सम्मान के योग्य नहीं। तब बनारस के विद्वानों में पंडित अप्पय दीक्षित और पंडित भट्टोजी दीक्षित का नाम सबसे प्रमुख था। पंडित राज का विद्वत समाज से बहिष्कार उन्होंने ही कराया। पर पंडित राज भी पंडित राज थे और लवंगी उनकी प्रेयसी। जब कोई कवि प्रेम करता है तो कमाल करता है। पंडित राज ने कहा, लवंगी के साथ रहकर ही बनारस की मेधा को अपनी सामर्थ्य दिखाऊंगा। पंडित राज ने अपनी विद्वत्ता दिखाई भी। पंडित भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित काव्य प्रौढ़ मनोरमा का खंडन करते हुए उन्होंने प्रौढ़ मनोरमा कुछ मर्दनम नामक ग्रंथ लिखा। बनारस में धूम मच गई, पर पंडित राज को बनारस ने स्वीकार नहीं किया। पंडित राज ने पुनः लेखनी चलाई।
पंडित राज अय्यप्पा दीक्षित द्वारा रचित चित्र मीमांसा का खंडन करते हुए चित्र मीमांसा खंडन नामक ग्रंथ रच डाला। बनारस अब भी नहीं पिघला। बनारस के पंडितों ने अब भी स्वीकार नहीं किया पंडित राज को। पंडित राज दुखी थे। बनारस का तिरस्कार उन्हें तोड़ रहा था। आषाढ़ की संध्या थी। गंगा तट पर बैठे उदास पंडित राज ने अनायास ही लवंगी से कहा, गोदावरी चलोगी लवंगी? वह मेरी मिट्टी है, वह हमारा तिरस्कार नहीं करेगी। लवंगी ने कुछ सोचकर कहा, गोदावरी ही क्यों, वाराणसी क्यों नहीं? स्वीकार तो बनारस में ही करवाइए पंडित जी। पंडित राज ने थके स्वर में कहा, अब किससे कहूं, सब करके तो हार गया। लवंगी मुस्कुरा उठी, जिससे कहना चाहिए उससे तो कहा ही नहीं। गंगा से कहो, वह किसी का तिरस्कार नहीं करती। गंगा ने स्वीकार किया तो समझो शिव ने स्वीकार किया। पंडित राज की आंखें चमक उठी। उन्होंने एक बार पुनः झांका लवंगी की आंखों में। उसमें अब भी वही 20 वर्ष पुराना उत्तर था, प्रेम किया है पंडित, संग कैसे छोड़ दूंगी। पंडित राज उसी क्षण चले और काशी के विद्वान समाज को चुनौती दी, आओ कल गंगा के तट पर। तल में बह रही गंगा को सबसे ऊपर स्थान पर बुलाकर न दिखाया तो पंडित जगन्नाथ शास्त्री तेलंग अपनी शिखा काटकर उसी गंगा में प्रवाहित कर देगा। पल भर को हिल गया बनारस। पंडित राज पर अविश्वास करना किसी के लिए संभव नहीं था। जिन्होंने पंडित राज का तिरस्कार किया था वे भी उनके सामर्थ्य जानते थे। अगले दिन बनारस का समस्त विद्वान समाज दशाश्वमेध घाट पर एकत्रित था। पंडित राज घाट की सबसे ऊपर की सीढ़ी पर बैठ गए और गंग लहरी पाठ का प्रारंभ किया। लवंगी उनके निकट बैठी थी। गंगा 52 सीढ़ी नीचे बह रही थी। पंडित राज ज्यों-ज्यों श्लोक पढ़ते, गंगा एक एक सीढ़ी ऊपर आती जाती। बनारस की विद्वत्ता आंख फाड़े निहार रही थी। गंग लहरी के 51 श्लोक पूरे हुए। गंगा 51 सीढ़ी चढ़कर पंडित राज के निकट आ गई थी। पंडित राज ने पुनः देखा लवंगी की आंखों में। अब की लवंगी बोल पड़ी, क्यों अविश्वास करते हो पंडित, प्रेम किया है तुमसे। पंडित राज ने मुस्कुराकर 52वां श्लोक पढ़ा। गंगा ऊपरी सीढ़ी पर चढ़ी और पंडित राज तथा लवंगी को अपनी गोद में लिए उतर गई। बनारस स्तब्ध खड़ा था, पर गंगा ने पंडित राज को स्वीकार कर लिया था। तट पर खड़े पंडित अय्यप्पा दीक्षित ने मुंह में ही बुदबुदा कर कहा, क्षमा करना मित्र, तुम्हें हृदय से लगा पाता तो स्वयं को भाग्यशाली समझता, पर धर्म के लिए तुम्हारा बलिदान आवश्यक था। बनारस झुकने लगे तो सनातन नहीं बचेगा। युगों बीत गए, बनारस है, सनातन है, गंगा है, तो उसकी लहरों में पंडित राज भी है। कहा गया है, नेह निबाहन कठिन है, सबसे निबहत नाही, चढ़बो मोह में तुरंग पर, चलबो पावक माही। प्रेम का निर्वाह अत्यंत कठिन है, सबों से इसको निभाना नहीं हो पाता। जैसे मोम के घोड़े पर चढ़कर आग के बीच चलना असंभव होता है। इस प्रकार एक सुंदर कथा की प्रस्तुति आपके सामने हुई है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत।